नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी को धूरी भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका 2 नंबर एक्सरसाइज है 20 के दांत। 20 के दांत का हम लोग पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव आज जानने वाले हैं। पार्ट 3 ये वीडियो है। पार्ट 1 में आपको लेक्चर, पार्ट 2 में आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करा दिए, और ये पार्ट 3 है 20 के दांत का, जिसमें पूरा के पूरा फुल्ली ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाने वाला है। पूरा फुल्ली ऑब्जेक्टिव एंड टोटल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल लेने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल इसमें आपको सारा चीज मिलेगा। आपको बता दें कि एक सेन साहब परिवार होते हैं, उनके 5 बेटियां और एक बेटा होता है जिसका नाम कासू होता है। और इसमें एक गाड़ी को लेकर के कुछ बात होता है, जिसकी वजह से मदन से झगड़ा हो जाता है। मदन और उसकी मम्मी के साथ में ड्राइवर को झगड़ा हो जाता है, और इसी बात पर पूरी कहानी है। चलिए, हम इसके बारे में तो जान चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। और आपको बता दें कि ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल 7,000 का गाड़ी है। गाड़ी का कितना प्राइस था उस समय? 7,000। चलिए क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? 20 के दांत, 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी का जो शीर्षक है, इसका कहानी के कहानीकार यानी कि लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है? तो इसमें आपको 4 को ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद और नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इसमें 4 को जो है, चारों के चारों में से एक वो आंसर जो है, जो सही आंसर है, जिसका आंसर हम लोग जानते हैं कौन? नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? ये राइट आंसर आपका होगा। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर है, इसलिए इसको राइट आंसर में डालेंगे कि 20 के दांत शीर्षक जो है, 20 के दांत शीर्षक, इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। क्लियर? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन और जानेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल है वो कौन है? गिरधर लाल कौन है? कहता है गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कासू के पिताजी हैं। गिरधर लाल कौन है? कासू के पिताजी हैं, मदन के पिताजी हैं, या रजनी के पिताजी हैं, या शेफाली के पिताजी हैं। 4 ऑप्शन है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल इस कहानी में कौन है? तो इस कहानी में गिरधर लाल जो है, आपको बताते चले कि एक गिरधर जो है वो सेन साहब के किरानी का काम करता था। सेन साहब के यहाँ फैक्ट्री में क्या चीज का काम करता था? किरानी का काम करता था। यानी कि ये जो है वो क्या हो जाएगा? इसका ये मदन के पिताजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मदन के पिताजी। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिताजी हैं। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिताजी हैं। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिताजी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन जो क्या कहता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन है वो कासू के कितने दांत तोड़ दिए? देखिए, आपको टोटल क्वेश्चन बिल्कुल आपके जुबान पर होगा अगर पहला दूसरा वीडियो देखें तब। और तीसरा क्वेश्चन का जवाब आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर के दे सकते हैं, ऑप्शन भी देखने की शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 1, 2 या 4। इन 4 ऑप्शन में से कहता है कि मदन कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन है वो कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन कासू के कितने दांत तोड़े थे? इसमें 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 है जो आगे का दांत तोड़े थे, यानी कि 2 20 के दांत तोड़ दिए थे। मदन कासू के 2 20 के दांत को तोड़ दिए थे। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? पद्मावती था। पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा और इंद्रावती शर्मा। इन चारों ऑप्शन में है जो एक आंसर जो सही है, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम, इसमें से सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा नाम था। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। ये लेखक परिचय में आपको मिल जाएगा, यानी कि पहला नंबर जो आप लोग को पेज मिलता है ना लेखक के बारे में, उसमें आपको मिल जाएगा, कहानी में नहीं मिलता है। चलिए अगला हम लोग जानेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी जो होता है, जितना नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, उसमें किसके तत्व समग्रता से लिया गया है, उसके बाद को उभरता है।
उभर करके आया है। क्या कहता है कि राजनीतिकता से, यानी उसमें राजनीति के बारे में दिया है, या मनोवैज्ञानिकता से, यानी कि मनोविज्ञान यानी मन के विज्ञान को, यानी कि अपने आप को वृद्धि करने का बात आता है उसमें, या सामाजिकता से जो समाज को बढ़ावा देने की बात आता है, या इनमें से सभी। 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा ऑप्शन सही है जो हम लोग को पता करना है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हुए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, यानी कि मनोवैज्ञानिकता से। क्या से? मनोवैज्ञानिकता से। क्या से? मनोवैज्ञानिकता से। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। मोटर कार, जो सेन साहब का मोटर कार है जो 7,000 में किना गया था, वो मोटर कार को किसको से खतरा होता है। अब कोई कहेगा कि मदन से खतरा है, क्योंकि मदन उसको छूने का कोशिश, लेकिन मदन छूने की सिर्फ कोशिश कर रहा था, मदन से उसको खतरा नहीं है, ना ही वो 5 लड़कियों से है। यानी कि मदन, ये सेन साहब का जो कार है, उस मोटर कार गाड़ी का किससे खतरा होता है? ड्राइवर से होता है, मदन से होता है, खोखा से होता है, इंजीनियर से होता है। तो जो इंजीनियर बनने वाला होता है कौन? यानी कि खोखा। कौन? खोखा से। कहता है कि जो 7,000 का जो गाड़ी होता है, वो 7,000 गाड़ी को, 7,000 वाला गाड़ी को किससे खतरा होता है? खोखा से खतरा होता है, यानी कि कासू से खतरा होता है। किससे खतरा होता है? कासू से। क्योंकि वो इतना उदंड था कि कभी गाड़ी का शीशा तोड़ देता, कभी गाड़ी का हेडलाइट फोड़ देता, कभी गाड़ी के पंक्चर कर देता, यानी कि हवा निकाल देता था। इसलिए वो गाड़ी को हमेशा नाशे करने पर तुला हुआ था, यानी कि उसको गाड़ी से क्या था? खतरा था, है ना। गाड़ी को खोखा से खतरा था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी जो शब्द आपका यहाँ पर आता है, वो किस भाषा का शब्द है? ये तमिल भाषा का है, भोजपुरी भाषा का है, बांग्ला भाषा का है, या हिंदी भाषा का है? तो खोखा खोखी शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये बांग्ला भाषा से लिया गया है। खोखा खोखी शब्द जो लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? बांग्ला भाषा से लिया गया है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। खोखा खोखी शब्द किस भाषा से लिया गया है? बांग्ला शब्द से लिया गया, बांग्ला भाषा के शब्द से। खोखा मतलब होता है बच्चा, यानी कि लड़का, और खोखी मतलब होता है बच्ची, यानी कि लड़की। यानी खोखा खोखी बच्चा बच्ची के शब्द से लिया गया है, यानी कि बांग्ला शब्द से लिया गया है। क्लियर। खोखा खोखी किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो बांग्ला भाषा के शब्द से लिया गया है। एक अगला, चलिए अगला नंबर कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। इस कहानी में कौन इस बात को कहा था? पता है कि इस कहानी में किसने इस बात को बोला था कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनता है? गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। यह जो पंक्ति है, जो लाइन है, कहानी के किस पात्र ने कही? यानी कहानी के कौन से ये पात्र है, यानी कि कौन से नायक, कौन से हीरो हीरोइन की तरह होता है, वो किस पात्र ने कहा? कौन कहा था? तो सेन साहब की धर्म पत्नी, यानी सेन साहब की जो पत्नी है वो कही थी, या गिरधर कहा था? सेन साहब बोले थे या सोफर बोले थे? तो सोफर मतलब यानी गाड़ी ड्राइवर की बात करता है, सोफर का मतलब ड्राइवर होता है, ये बात समझिएगा। तो इस कहानी में ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, ये बात को सेन साहब खुद बोले थे। कौन बोले थे? सेन साहब बोले थे। कौन बोले थे? सेन साहब ने कहे थे। किससे? खोखा के माता जी से बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और बदमाश बने, यानी गिरधर जी से बोले, गिरधर से बोले थे, यानी कि जो किरानी चपरासी का काम, किरानी का काम करता है, उससे बोले थे कि ऐसे ही लड़का आगे चल के क्या बनेगा? चोर डाकू और गुंडा बनता है ना। आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहेगा कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? अभी बताया था कि खोखा खोखी है जो एक बांग्ला भाषा से लिया गया है। खोखा खोखी कहाँ से लिया गया है? एक बांग्ला भाषा से लिया गया है। जो बच्चा बच्ची होता है, या बाबा दादा होता है, भाई बहन होता है, या चाचा चाची होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची होता है। खोखा खोखी का अर्थ बच्चा और बच्ची होता है। खोखा मतलब बच्चा, खोखी मतलब बच्ची लिया गया। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे। अगला नंबर क्या कहता है जो देखेंगे। अगला नंबर कहेंगे कि खोखा का क्या नाम है? खोखा 10 नंबर क्वेश्चन है। खोखा का क्या नाम है? कि किसु, कुसु, कासु या केसु? खोखा का जो राइट नाम है, सही नाम, 4 ऑप्शन दिया गया है। किसु, कुसु,
कासू या केसु। तो खोखा का जो नाम है वो क्या होता है, कासू नाम होता है। खोखा का क्या नाम होता है, खोखा का असली नाम कासू होता है। खोखा का असली नाम क्या होता है, कासू होता है। तो इसको याद रखेंगे कि खोखा का जो असली नाम है वो क्या है, कासू है। खोखा का असली नाम क्या है, कासू है। क्लियर। चलिए अगला नंबर को जानेंगे। क्या 11 नंबर क्वेश्चन कि 20 के दांत, 20 के दांत कैसी कहानी है। मस्त कहानी है, बिल्कुल ऐसा ही आपको लगे कि ये कहानी कैसी कहानी है, तो कहानी कैसी कहानी है, ये बढ़िया कहानी है, अच्छा लगा कहानी। लेकिन ऐसा नहीं करना, इसका कहानी का हमको अर्थ देखना है, यानी सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी है, या मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी मनोविज्ञान पे कहानी है। तो इसकी बात अगर करें कि 20 के दांत जो है कैसी कहानी है, 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसा कहानी है, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का था कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, सेन साहब अपने पुत्र को कुछ बनाना चाहते हैं। वो अपने पुत्र के उदंडता में कुछ देखते हैं कि कुछ किसी चीज का गुण उसको मिलते हैं, और उसी चीज को यानी कि सिखाने के लिए, अपने तरफ से ट्रेंड करने के लिए उसको कुछ सिखाने के लिए बोलते हैं, है ना। तो सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, ये एक बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या वकील बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, या डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बिजनेसमैन या इंजीनियर, यानी अपने तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपके जुबान पे बनने वाला है, सारा क्वेश्चन बनने वाला है, बिल्कुल सिर्फ ध्यान से देखते चलिए, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाला है। कहता है कि मदन अक्सर किसके किसके हाथों से पीटता था। मदन, आपको बता दें कि मदन एक गरीब परिवार का लड़का है। मदन कौन है, एक गरीब परिवार का लड़का है। वो अक्सर किससे पीटता था, अक्सर यानी हमेशा किसको से पिटाते रहता था। तो मदन है वो हमेशा किसे पिटाता था, माता से पिटाता था, सेन साहब से पिटाता था, खोखा से पिटाता था, या पिताजी जी से पिटाता था। तो आपको बता दे कि मदन है वो हमेशा अपने पिता गिरधर से पिटाया करता था। मदन हमेशा अपने पिता गिरधर से पिटाया करता था, और ये अक्सर पिटाता था। लेकिन लास्ट वीडियो में, जैसे लास्ट आपका कहानी होता है, तो लास्ट कहानी में अक्सर पिता मारते थे, लेकिन लास्ट वीडियो में जब 2 दांत मार करके तोड़ देता है खोखा का, तो उस समय मारता नहीं है, बल्कि गले से, सीने से लगा करके, छाती से लगा करके और प्यार करते हैं। ये कहानी आप लोग साथ लास्ट पंक्ति याद होगा आपको, तो याद रखिएगा। इसी से हमको पता चलेगा कि खोखा है अक्सर अपने पिताजी के हाथों से पिटाया करता था। खोखा अक्सर हमेशा किससे पिटाता था, अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम देखिए, इससे बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में कुछ कहा है कि पंडित रामावतार शर्मा। दूसरा नंबर कि पंडित कृष्णावतार शर्मा। तीसरा नंबर कि पंडित मृत्युंजय शर्मा। और चौथा नंबर ऑप्शन है पंडित दशावत शर्मा। पंडित दशावत शर्मा। इन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन तो वैसे ही सही है, लेकिन चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है कि पंडित रामावतार शर्मा ये नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी थे। पंडित रामावतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा के क्या थे, पिताजी थे। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब किसको बहुत ज्यादा फटकार लगाई, धुतकार करके निकाल दिया था। सेन साहब किसको खूब फटकार लगाई, यानी कि धुतकार करके अपने कंपनी से निकाल दिया था, जिसमें गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, या शेफाली को। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों के चारों इस कहानी के पात्र हैं। तो इस कहानी के पात्र में सेन साहब किसको हैं, वो अपने कंपनी से निकाल दिए थे, फटकार लगाए थे। डायरेक्टली याद रखिए, सेन साहब ने किसको खूब फटकार लगाए, तो फटकार इसमें किसको लगाए थे, गिरधर लाल को लगाए थे। किसको लगाए थे, गिरधर लाल को लगाए थे। सेन साहब बहुत ज्यादा फटकार किसको लगाए थे, गिरधर लाल को लगाए थे।
क्लियर। अगली नंबर क्वेश्चन जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन की 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। 20 के दांत कहानी में किस वर्ग के, ये मध्यम वर्ग हो गया, उच्च वर्ग हो गया, या निम्न वर्ग हो गया, या समान वर्ग, कोई भी वर्ग हो, वो इसमें किस वर्ग को समाज के उजागर करने की बात करते हैं। तो मध्यम, ये 20 के दांत में 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। पहला नंबर है निम्न वर्गीयों का, निम्न वर्ग को, उच्च वर्ग को, मध्यम वर्ग को और व्यापारी वर्ग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग, मध्यम वर्गीयों को। किसको, मध्यम वर्ग को, यानी कि ना ज्यादा उच्च को और ना ज्यादा निम्न को, यानी कि उच्च और मध्यम, जो नीच वाले होते हैं ना, नीच और उच्च के, यानी अमीर और गरीब के बीच वाले जो वर्ग होते हैं उसको उजागर करने की बात करते हैं। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू है वो किस खेल में मदन के साथ खेलने के लिए वो ललक गया था, यानी कासू मदन के साथ किस खेल में खेलने के लिए ललक गया था, ये शरीक होना चाहता था। इसकी बात समझेंगे। पहले क्वेश्चन बढ़िया समझिए। क्वेश्चन कहता है कि कासू और मदन जो है एक खेल में खेलने के लिए ललक जाता है, शरीक होना चाहता है कि मैं भी उस खेल को खेलूं, और अपने हट से बोलता है कि मुझे भी ये चीज दो, मुझे भी खेलना है। लेकिन मदन है उसे मना कर देता है खेलने से, और उसी के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो कहता है कासू मदन के साथ किस खेल को लेकर के वो शरीक होना चाहता है, किस खेल को खेलने के लिए वो शरीक होना चाहता था। फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, या लट्टू के खेल में। तो इसका 4 ऑप्शन है, चारों में आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लट्टू के खेल में। किस खेल में, लट्टू का खेल में। मदन है, कासू है वो मदन के साथ में, कासू मदन के साथ में लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। किस खेल में, लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। क्लियर। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता सेन साहब किसके व्यंग के से अटकर रह गए। सेन साहब हैं जो किसके व्यंग से, कहता है सेन साहब को किसी ने व्यंग किया, उसके व्यंग को ऐठ करके रह जाते हैं, महसूस करके रह जाते हैं, वो चुपचाप हो जाके रह जाते हैं। वो किसके बातों को रह जाते हैं, तो ये आपको देखेंगे कि पत्रकार महोदय के व्यंग से, या मुखर्जी साहब के व्यंग से, या सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधारी लाल के व्यंग से। तो आपको बता दें कि गिरधारी लाल में इतना पावर नहीं था कि वो व्यंग कर सकते, सेन साहब के सामने कर सकते, और सिंह साहब और मुखर साहब के तो नामे कहीं नहीं आता है। कभी कभी एक आध गो आया तो आया, लेकिन नहीं आया है। पत्रकार साहब का एक बात आया है, जो पत्रकार साहब से पूछते हैं कि मेरा बेटा आगे चल के क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा या मेरी तरह बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन पत्रकार साहब व्यंग करते हैं कि आपका बेटा तो कुछ भी बने वो आपका है, लेकिन मेरा बेटा कुछ भी बने वो अपना बनेगा, लेकिन एक जेंटलमैन जरूर बनेगा। ये बात बोलते हैं मुखर्जी, और इसी बात पे लेकर के ऐंठ करके रह जाते हैं। कौन, सेन साहब। तो सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए हैं, तो सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ करके रह जाते हैं। सेन साहब पत्रकार महोदय के बात को सुन करके, व्यंग को सुन करके और ऐंठ करके रह जाते हैं। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता मदन की उम्र क्या थी। इसमें मदन की उम्र सबसे महत्वपूर्ण रखता है, और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आया है और आएगा भी, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि मदन का उम्र कितना होता है, जिसमें आपको बुक में दिया हुआ है और आपको बताया भी है सारांश के साथ में। आपको पहला लेक्चर अगर देखिए तो उसमें मिल जाएगा, और ऐसे भी आपको बताएंगे कि मदन की उम्र क्या होती है। मदन का उम्र क्या थी, तब मदन 5-6 साल का था, या मदन 7-8 साल का था, मदन 3-4 साल का था, या मदन 9-10 साल का था। तो इसमें जो राइट आंसर है एक ही है, और वो बिल्कुल सही है, जो आपको बुक से बिल्कुल लिया गया है कि मदन की उम्र क्या होती है। तो मदन का उम्र 5-6 साल की होती है। मदन का उम्र कितना होता है, 5 से 6 साल, यानी 5-6 साल का मदन होता है उसका उम्र। और जो गाड़ी को छूने के लिए जाता है वहीं पर ड्राइवर है उसे क्या करता है, भगा देता है, यानी कि, और माँ के साथ में उसको बहस हो जाता है, ड्राइवर को बहस हो जाता है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कि मदन किसका पुत्र था। मदन के पिताजी का क्या नाम था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या मदन किसका पुत्र था, ये भी आ सकता है। मदन के पिताजी का क्या नाम है, ये भी आ सकता है, या मदन है वो किसका पुत्र है,
ये भी आएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बदल के रखे है, लेकिन उसका जवाब और अर्थ बिल्कुल सेम है। चलिए इसका बात भी जानेंगे कि मदन है जो किसका पुत्र है, सेन साहब का पुत्र है, गिरधर का पुत्र है, सोफर का पुत्र है या सिंह साहब का पुत्र है। तो मदन है वो किसका पुत्र है, तो मदन है जो गिरधर लाल का पुत्र होता है, जो एक किरानी का काम करता है सेन साहब के यहाँ, उसका पुत्र है। मदन है जो किसका पुत्र होता है, एक गिरधर लाल का पुत्र होता है। मदन किसका पुत्र होता है, गिरधर लाल का पुत्र होता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन का कहता है, कहता नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, हिंदी का अध्यक्ष बने थे। वो कब बने थे ये हमको बताना है। तो पटना विश्वविद्यालय के जो हिंदी अध्यक्ष बने थे नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। वो कब बने थे, सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में और सन 1959 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका लास्ट नंबर यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर है कि सन 1959 ईस्वी में। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जो है वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य का जो अध्यक्ष जो बने थे, हिंदी विभाग का अध्यक्ष, वो कब बने थे, 1959 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, 1959 ईस्वी में बने थे। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, तो देखिए जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका पूरी बात याद रखिएगा। जन्म मृत्यु तो एकदम बिल्कुल वीवीआई में डालिएगा कि जन्म हो या मृत्यु बिल्कुल वीवीआई में डालिए। जन्म हो मृत्यु हो, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी बात को आपको एकदम जानना ही जानना है। इसके साथ में माता पिता का नाम जानिए, ये भी जरूरी है, और जन्म मृत्यु का बात जानिएगा। तो जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो आपको बता दें कि बिहार में जन्म हुआ था, पटना जिला में। कहाँ हुआ था, बिहार में पटना जिला में, ये बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था, बदरघाट पटना, पटना के बदरघाट बिहार में उनका जन्म हुआ था। किसका, नलिन बिलोचन शर्मा का। कब हुआ था जी हम लोग जानेंगे, 14 जनवरी 1915 को। बिल्कुल गलत है जी। 18 फरवरी 1916 के, ये पता नहीं। कहता कि 22 मार्च 1917 का और 24 अप्रैल 1918 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये पता नहीं है, यही होगा बाबू, यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी का। याद रखिएगा 16 ईस्वी का, यानी कि 1916। एक बात याद रखिएगा कि 1916 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था और 1961 ईस्वी का इनका मृत्यु हुआ था। यानी कि आगे पीछे वाला जो चिन्ह है इसका अंक सिर्फ चेंज कर देना है, यानी कि 16 के जगह पर इसको आगे पीछे कीजिएगा था 61 हो जाएगा। यानी 1916 में इनका जन्म और 1961 में इनका मृत्यु हुआ था। ये बात याद रखिएगा, जन्म मृत्यु दोनों आपको याद हो जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो इसमें देखिए आप आराम से पहचान सकते हैं कि 16 वाला एक ही होना है। तो 16 वाला यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और अगर बात किया जाए कि मृत्यु के, तो आएगा तुरंत टप से मार दीजिएगा। कब, 1961 ईस्वी में। और 1961 ईस्वी में हो सकता है कि अगले नंबर आ जाए। तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था, बिल्कुल याद होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया बाबू, ये तीनों के तीनों चारों में देखिए 1961 ईस्वी है। अब कह रहा है 22 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 1961 तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर टोटल के टोटल दे दिए तब। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन फिर याद रखना पड़ेगा आपको। ये जो 12 सितंबर देख रहे हैं ना, ये 12 सितंबर शुरुआते वाला है जो इनका मृत्यु हो जाएगा। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु जो होगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी में होगा। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका मृत्यु होगा। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका क्या होगा, मृत्यु होगा। नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, और 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगली बात हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो आपको शायद बताया नहीं कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो ये तो हो गया 1916 में। मृत्यु कब हुआ था, 1961 में, 12 सितंबर 1961 में। लेकिन जन्म हुआ था कहाँ, तो ये हम लोग जानेंगे कि गांधी घाट पटना, पटना में ही हुआ था। ये नहीं तो पता है कि पक्का कि बिहार में हुआ था, पटना में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना या रानी घाट पटना। इसमें 4 है, चारों के चारों घाटे हैं, कंफ्यूजन में डालेगा। इसको आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो कहाँ हुआ था, ये बदर घाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बदर घाट पटना में।
नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो बदरघाट पटना बिहार में हुआ था। पटना बदरघाट बिहार में हुआ था। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना बदरघाट बिहार में हुआ था, या बदरघाट पटना बिहार में हुआ था। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। अगले नंबर हम लोग जानेंगे यानी 25 नंबर क्वेश्चन कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण नाम का एक बुक है, उसका रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? दृष्टिकोण बुक के रचनाकार यानी कि लेखक कौन है? कौन है? रामावतार शर्मा है, नलिन बिलोचन शर्मा है, महेश मोहन राकेश है, या प्रेमचंद है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये नलिन बिलोचन शर्मा का हम लोग बुक पढ़ रहे हैं तो नलिन बिलोचन शर्मा ही होंगे, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो रचना है यानी रचना रचे थे क्या चीज का? दृष्टिकोण का। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। ये किस कहता है कि किसे इस बात पर गर्व है? ये बात को बिल्कुल वीवीआई में तो ना, लेकिन वीवीआई में बिल्कुल इसको डालिए, क्योंकि एक सरहा पूछा जाता है सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, तो इसको वीवीआई में नहीं, लेकिन वीआई में जरूर इसको रखिएगा कम से कम। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि एमवीवीआई होगा यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन वीवीआई में इसको रखिए। अक्सर हाँ बार बार ये आपसे क्लास में ही पूछा जाएगा, यानी क्लास में जो अथी टेस्ट होगा 6 माही 3 माही टेस्ट होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। और इससे किसको गर्व होता है? किसको गर्व महसूस होता है? इस बात को भाई बहन को गर्व महसूस होता है, चाचा चाची को गर्व महसूस होता है, मामा मामी को, या माता पिता को? तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इससे उनके माता पिता को गर्व होता है, इनसे उनके माता पिता को क्या होता है? गर्व होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। यानी लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, इससे उनके माता पिता को गर्व होता है। इससे किसको इस बात को गर्व होता है? उनके माता पिता को इस बात पे गर्व होता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कोई ललक जाता है, तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ये कबूतर, हंस, बतख या मछली? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कोई ललक जाता है, और उसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ये हंस हो जाएगा। हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ये एक क्या है? एक व्यंग है। ये एक क्या है? एक व्यंग है कि हंस है जो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, जो इसी कहानी से लिया गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए क्या होता है? ललक जाता है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत को भी बदल दिया था, यानी बदल लिया था? किसके अनुसार? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सेन साहब के परिवार में जो बच्चों के लिए नियम बनाया गया था उसके चलते बदल देना पड़ा था? तो ये आपको बता दें कि इसमें जो राइट आंसर होगा कि बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो इसमें बाहरी आदमी कोई नहीं था, उसके घर के अंदर थे। उसके घर के अंदर जो बेटी 5 गो थी, वो 5 बेटी वो खुद के नियम के अनुसार चलती थी, और इस बात पे उनके माता पिता को गर्व था, क्योंकि वो लड़कियां जो है लड़कियां नहीं एक कठपुतली की तरह रहती थी, इसलिए उनके माता पिता को गर्व है। उन सभी को एक कड़े नियम कानून बनाया गया था, उस पर उसको चलना ही था। लेकिन उनके घर में सबसे छोटा वाला जो है, जो खोखा जन्म लिया था, जिसका नाम कासू है, वो जन्म लिया था, इतना उदाहरण था कि अपने घर के नियम को तोड़ करके रखता था। अपने जीवन के नियम में और घर के मामलों के नियम में क्या था? वो मामलों में अपवाद रहता था, इसलिए अपवाद के कारण उसके लिए अलग नियम बनाया गया था, और उसी के चलते उसका सिद्धांत जो है उन सेन साहब के परिवार में जो सिद्धांत बनाया गया था उसको बदल करके रखना पड़ता है, बदल करके रख दिया था, है ना? यानी कि किसके अनुसार? सेन के सिद्धांत को भी बदलना पड़ा था, यानी कि बदल लिया था। तो कहता है कि खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार, यानी खोखा के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोखा के अनुसार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की पुत्री जो थी वो कितनी सारी पुत्रियां थी, इनकी बात करता है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है कि 3, 6, 5 या 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका 5 नंबर, यानी कि सी आपका राइट आंसर है कि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। और सबसे छोटा वाला जो सबसे लास्ट में बुढ़ापे में जो जन्म लिया था वो कौन था? कासू था, जो आंखों का तारा था और बुढ़ापे का सहारा कह सकते हैं, है ना? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द यानी सोफर के मतलब क्या होता
है। यहाँ पर इस कहानी में सफर शब्द को लिया गया है। इस सफर शब्द का मतलब क्या होता है? सफर शब्द का मतलब बताइए। तो इसका मतलब होता है सभ्यता, संबंध, निर्ममता या ड्राइवर। तो सफर शब्द का अर्थ होता है, सफर शब्द का अर्थ जो एक ड्राइवर से लिया गया, यानी कि ड्राइवर होता है। क्या होता है? यानी कि इस कहानी में सफर शब्द का ड्राइवर के मतलब निकाला गया है। ड्राइवर को सफर कहा गया है। इस कहानी में ड्राइवर को ही क्या कहा गया है? सफर कहा गया है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन आपका नहीं है, यहीं तक आपका था क्वेश्चन, यानी कि आपका कितना क्वेश्चन था? 31 को क्वेश्चन था और आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है ना। चलिए ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जिस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन पूरी क्लियर कर चुके हैं, ऐसे ही आगे भी हम लोग के जितने को सारे क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे क्लियर करते चलेंगे। और बिल्कुल इसी प्रकार जितना ये हम हिंदी आपको पढ़ा रहे हैं उतना ही, ऐसा नहीं समझिए कि हिंदी की तरह ही आपको, हिंदी और संस्कृत की तरह ही आपको हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको साइंस की बात किया जाए तो साइंस और मैथ का बिल्कुल आप ज्ञाता से पढ़ने वाले हैं, यानी कि साइंस और मैथ का ही एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और ये तो हिंदी और संस्कृत जो पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत से बहुत ज़्यादा मजा आपको आने वाला है जो साइंस और मैथ में आएगा। और साइंस मैथ को बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, इसलिए क्रैश कोर्स को जरूर परचेज कीजिए। क्रैश कोर्स को बिल्कुल आप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल ओनली वन फ्री है। साथ में PDF आप लोग को एकदम प्रोवाइड कराया जाएगा और प्रोवाइड के साथ साथ आप लोग नोट्स के साथ में बना सकते हैं, बिल्कुल सारा चीज का बना सकते हैं। और ये बिल्कुल याद रखिएगा कि हमारे पास जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सब के साथ साथ आपको बोल रहे हैं कि आपके अगर आसपास में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सब तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, ताकि हमारा परिवार बढ़े और आपका जो अथी है ये भी बढ़ते रहे। थैंक यू।